स्टार्ट करते हैं बोरोइंग्स, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कौन से देश से ली गई हैं। जैसे ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, और इस किताब को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत के लोगों ने अपने विचार से सब कुछ बना दिया, नहीं। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया तो बताया कि उसको किस तरीके से अलग अलग कमिटीज़ बनाएगी, अलग अलग कमिटीज़ को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई कि भैया तुम हर एक चीज़ के बारे में एनालिसिस करो, उसकी इंफॉर्मेशन लाओ और यहाँ पर दो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इस भारत में अलग अलग देश से अलग अलग चीज़ों को लिया गया है। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कहाँ से लिया गया है। तो उसके लिए हमें मैप लगेगा, वर्ल्ड मैप। ओके, देख, जिसकी ज़रूरत है उसको लेते हैं, बाकी को काट देते हैं। ये क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है? पहला, ब्रिटेन की जो महारानी थी वैसे ही हमारे देश में होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते हैं, अरे प्रधानमंत्री करूँ, पहले सिटीजन होते हैं। इसलिए इसलिए नहीं, इसी तरीके से याद कर सकती है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी भारत में एक ही सिटीजनशिप है। तू कहीं चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तुझे क्या कहा जाता है? भारत का सिटीजन कहा जाता है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरी चीज़ हमारे देश में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चौथी चीज़, उस पार्लियामेंट में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, पहले चार चीज़ याद कर, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? हाँ, प्रेसिडेंट, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको कैसे याद रखेगी? प्रेसिडेंट वहाँ की महारानी की तरह, फिर हमारे प्रेसिडेंट सिटीजन, पहले सिटीजन होते हैं, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है। फिर हमारा पार्लियामेंट यहीं से लिया गया है, पार्लियामेंट में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहीं से लिया गया है। बात समझ में आई? ओके, क्या क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बड़ा सा देश है रसिया। रसिया, रसिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। रसिया से हमने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। रसिया से क्या बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं तो ये क्या है? स्पेन है, फ्रांस है और यहाँ है जर्मनी, है ना? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। बात समझ में आया? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। तो ये जो स्पेन है, नहीं पहले जर्मनी को समझ लेते हैं। जर्मनी, जर्मनी जो है, जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी, इमरजेंसी। इमरजेंसी में कौन सी इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी कहाँ से लिया हुआ है? जर्मनी से। जर्मनी से क्या क्या लिया हुआ है? स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। बात समझ में आया?
ओके, उसके बाद ये है स्पेन। स्पेन स्पेन से लिया हुआ है रिपब्लिक वर्ड, है ना, जो हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, ये कहाँ से लिया हुआ है? स्पेन से लिया हुआ है। रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया हुआ है? स्पेन से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कहाँ से उठाया गया है? साउथ अफ्रीका। स्पेन से क्या लिया है? जर्मनी से नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। ब्रिटेन से प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रियम्बल। बात समझ में आई? प्रियम्बल, प्रियम्बल में दिया गया है जॉइंट, प्रियम्बल में नहीं दिया गया, मतलब दूसरा चीज लिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। तीसरा चीज है लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद चौथी चीज यहाँ से लिया गया है ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन, ठीक है। ओके, क्या क्या चीजें लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रियम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रियम्बल, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन। इतना क्लियर हुआ पहले? ओके, बता, जर्मनी से क्या लिया हुआ है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद स्पेन से रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट, ब्रिटेन प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल, प्रीएम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब और मैप दोबारा लाते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इधर का इतना निपटा दिए, ख़त्म कर दो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इधर यहाँ पर छोटू सा देश है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, डीपीएसपी। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, आयरलैंड से डीपीएसपी। और दूसरी चीज़ कि राज्यसभा में कैसे मेंबर्स का जो सिलेक्शन मतलब इलेक्शन करवाना है उसके बारे में, यानी राज्यसभा मेंबर के नॉमिनेशन के बारे में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेशन, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर याद रखना सीधा। आयरलैंड से क्या क्या? डीपीएसपी राज्यसभा मेंबर, डीपीएसपी राज्यसभा मेंबर, डीपीएसपी राज्यसभा मेंबर। ब्रिटेन से क्या कर लिया गया?
प्रेसिडेंट सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग यूएसए। यूएसए से देख, फंडामेंटल जो ये था ड्यूटीज वो कहाँ से लिया गया था? रसिया से। रसिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर कौन? यूएसए, इसलिए यूएसए से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यहीं से लिया गया, जो कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी यहीं से लिया गया। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, और यहीं से लिया गया इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। बात समझ में आई इतनी? हाँ ठीक है, पहले ये चार याद हुए, फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वॉइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। फिर आया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिव्यू देता है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। बात समझ में आया? ओके, क्या है, क्या क्या लिया गया यूएसए से? फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वॉइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल इमरजेंसी। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और कनाडा के बारे में देखते हैं। यह है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था गवर्नर का पोस्ट, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर का पोस्ट। यहीं से लिया गया जीएसटी, जीएसटी, ठीक है, यहीं से लिया गया यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, और यहीं से लिया गया रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर। बात समझ में आई? ओके, कनाडा से क्या क्या? चार चीजें, गवर्नर, जीएसटी, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल पावर। गवर्नर, जीएसटी, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल पावर। बात समझ में आई? याद हुआ? वाह, बोला। रेसिडुअल पावर, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में 3 पावर दी गई थी ना, सबको अलग अलग बांटा गया था। एक तो स्टेट लिस्ट था, एक यूनियन लिस्ट था, एक कंकरेंट लिस्ट था, ठीक है। लेकिन वैसी टेक्नोलॉजी जो उस वक्त भारत में अवेलेबल नहीं थी, जब वो फ्यूचर में आएंगी तो उन्हें किस लिस्ट में रखा जाएगा, उसके लिए एक खाली जगह बनाया गया, रेसिडुअल लिस्ट। और उसकी शक्ति किसे दी गई थी? सेंटर को। जैसे साइबर क्राइम, डीआरडीओ, इसरो, है ना, याद आया कुछ? हाँ, तो उन सबको इसमें रेसिडुअल पावर में बची शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां जिसे कहते हैं, कि जो आएंगी फ्यूचर में इसमें रखी जाएंगी। ना क्लियर है? याद हुआ सब? ठीक है, मैं मैप लगा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बताना। अच्छा, मैं नंबरिंग डालूंगा, तू बताना कि वहां से क्या क्या लिया गया है। 1 नंबर, हाँ, हाँ, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना, हाँ ठीक है। यानी क्या क्या चीजें हैं, वापस बोल। फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट इसमें कहाँ लिया गया? पागल हो गई तू। यूएसए में यूनियन लिस्ट नहीं है, वो तो कनाडा में है यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल पावर।
इसमें क्या है, इसमें है देख तेरा फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वॉइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और तेरा बस हो गया, और ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या क्या है फिर से याद कर। फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वॉइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ऐसे याद कर, जैसे एफ फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वॉइस प्रेसिडेंट उनको इम्पीच करने के लिए इम्पीचमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट वो देगा जुडिशियल रिव्यू। ऐसे दो दो याद रख तो सीक्वेंस में याद रहेगा। फंडामेंटल राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फिर वॉइस प्रेसिडेंट उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट देगा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 6 चीज़ें इसमें हैं। कौन कौन सी है वो चीज़ें? हाँ, ठीक है, ओके। उसके बाद ऊपर कनाडा, गवर्नर, जीएसटी, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल लिस्ट या रेसिडुअल पावर। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका तीसरा नंबर, अमेंडमेंट। चौथा स्पेन, रिपब्लिक। उसके बाद जर्मनी, नेशनल एंड स्टेट इमरजेंसी। रसिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद ये तेरा ब्रिटेन, प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आयरलैंड, आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्यसभा में नॉमिनेशन, राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, हाँ, डीपीएसपी और राज्यसभा, डीपीएसपी और राज्यसभा। नवा ऑस्ट्रेलिया, प्रियम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, कमॉन ज्वाइंट सेशन। ठीक है, प्रियम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सेशन। ठीक है, क्या क्या था? प्रियम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, ज्वाइंट सेशन, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब एक था जापान, जापान से लिया गया था टेक्निकल वर्ड्स। इधर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल वर्ड्स, यानी इधर जापान तो दिख ही नहीं रहा है, कौन से वाले में लिख दूँ जापान के बारे में? इसमें दिख रहा है क्या जापान? हाँ, यहाँ है। यहाँ मैं जापान में लिख देता हूँ टेक्निकल वर्ड्स, यानी जो भी टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि रिपब्लिक, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है, इंटीग्रिटी वगैरह वाला हो गया, तो ये सारे टेक्निकल वर्ड कहाँ से लिए गए थे? जापान से। टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? याद हो गया? ओके, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं फ्लैग कोड के बारे में, यानी अपने झंडे के बारे में कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें समझते हैं। फ्लैग कोड यानी झंडे का नियम कानून होता ना। यूसीसी, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने सी लिखना चाहिए तो यूसी लिखता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी शादी ब्याह का नियम कानून, वैसे ही है फ्लैग कोड, झंडे का नियम कानून। ठीक है, देख, हमारे झंडे को 22 जुलाई 1947 को ब्रिटेन पार्लियामेंट में मान्यता दे दी गई थी।
22 जुलाई 1947। क्या हम आज़ाद हो चुके हैं? नहीं। इसमें क्या मिली? फ्लैग को हमारे एक्सेस मिला। कहाँ पर? ब्रिटेन पार्लियामेंट में, कि हाँ अब भारत जब आज़ाद होगा तो भारत का यही झंडा रहेगा। ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट में फ्लैग को हमारे एक्सेस मिला, या मंजूरी को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मिला। ठीक है, हमारे फ्लैग को एक्सेप्टेंस मिला। कब? 22 जुलाई 1947। और हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिया स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, हाँ ई रहेगा, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया है इधर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ना। कहेगा कि अच्छा बताओ, ये जो फ्लैग था हमारा, जो भारत का झंडा है, प्यारा झंडा भारत का, कहाँ गया? अरे मारो झंडू, लगता है कहीं चला गया क्या? ये तो जंगली अंग है। ठीक है, मैं भारत का झंडा एक, ये जो हमारा झंडा है भारत का, ये देख। कहेगा कि ये जो भारत का झंडा था, इसको बनाया किसने, यानी इसका डिज़ाइन किसने दिया? तो इसका डिज़ाइन दिया पिंगली वेंकैया ने। इसका डिज़ाइन किसने दिया झंडे का? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। उनका चेहरा दिखा देता हूँ। ठीक है, पिंगली वेंकैया, ये थे पिंगली वेंकैया। और इन्होंने ही इस जो हमारा झंडा था उसका डिज़ाइन तैयार किया था। बात समझ में आई? उन्होंने बताया कि हमारा जो झंडा रहेगा, उस झंडे का जो रेशियो रहेगा, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, ठीक है, रेशियो, लेंथ इनटू ब्रेथ का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2। बात समझ में आया? यानी कि इधर वाला पोर्शन 3 और इधर वाला पोर्शन 2। बात समझ में आया? ओके, जब भी रहेगा इसी के रेशियो में बनेगा, चाहे तुम फिर सेंटीमीटर में बनाओ, मीटर में बनाओ, या जिसमें बनाओ, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 में होना चाहिए। बात समझ में आई? 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो अशोक चक्र है, इस अशोक चक्र में कुल 24 लाइन्स है, यानी 24 तीलियां हैं, है ना। हमारे इसके बीचों बीच है 5वें नंबर अशोक चक्र। अशोक चक्र, ये जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र में कुल 24 लाइन्स हैं। 24 लाइन्स। ये 24 लाइन्स हमारे देश की प्रगति को दर्शाते हैं। हर लाइन का अपना एक मतलब है, और कहा जाता है कि ये 24 लाइन जो हैं देश के 24 घंटे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे देश का ग्रोथ एक भी मिनट रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे इसका क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए, नेशन की प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? represents nation's growth, nation's growth 24 आवर। ठीक है, 24 घंटे हमारे देश की क्या होनी चाहिए?
प्रगति होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे समझते हैं इस हमारे झंडे में कौन सा नंबर हो जाएगा, 5वां हो गया, छठवां। ये जो हमारा झंडा है, हमारा झंडा है, आ जाओ, ये हमारा जो झंडा है, इस झंडे में हमें 3 कलर दिखाई देते हैं, एक सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन, है ना? ये क्या है? सैफ्रॉन, वाइट और ये ग्रीन। ये जो सैफ्रॉन कलर है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे देश की वीरता को, जो वीर लोगों ने जो अपनी देश को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया था। तो सैफ्रॉन कलर किसे रिप्रेजेंट करता है? सैक्रिफाइस, देश के लिए किए जाने वाले सैक्रिफाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? ओके, उसके बाद जो वाइट कलर है, वाइट कलर पीस को बताता है कि भारत हमेशा क्या चाहता है? पीस चाहता है। भारत के लोग हमेशा पीस चाहते हैं, पीस। और ग्रीन कलर जो रहता है, ग्रीन कलर हमारे देश की हरियाली को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीनरी, ग्रीनरी। और एक तरीके से कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। इतना चीज क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि झंडे को, जो हमारा फ्लैग है, उसको फहराने का यानी होस्ट करने के लिए क्या क्या तौर तरीके होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो अब रूल्स के बारे में समझते हैं। रूल्स, अगर झंडे को हमें होस्ट करना है तो कभी भी फ्लैग को होस्ट सनराइज के बाद ही किया जाएगा। अंधेरे में कभी भी फ्लैग होस्टिंग नहीं की जाएगी। नंबर 1, फ्लैग होस्टिंग कब किया जाएगा? आफ्टर सनराइज, आफ्टर, हाँ, नहीं लहराना है सनराइज। सनसेट में इसे नहीं कर सकते हैं, डार्क में नहीं कर सकते हैं, अगर अंधेरा है तो नहीं कर सकते हैं, डार्क में हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? कब करना है? सुबह होने के बाद, ताकि दुनिया हमारे इस लहराते तिरंगे को देख करके हमारे देश की प्रगति को देख सके। अंधेरे में कोई भी आकर के हमारे झंडे को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अंधेरे के टाइम में क्या कर लिया जाता है? जैसे ही सूरज ढलता है, झंडे को उतार लिया जाता है। ठीक है, तो फ्लैग डाउन कब किया जाता है? आफ्टर सनसेट। फ्लैग डाउन कर लिया जाता है आफ्टर सनसेट। इसलिए जहाँ पर तू देखती होगी कि जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, ठीक है, जहाँ पर झंडा जैसे कोई आर्मी का एरिया हो गया, कैंप हो गया, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो वहाँ हर रोज सुबह झंडा फहराया जाता है और शाम होते ही झंडे को उतार लिया जाता है और सम्मान सम्मान से उसे रख दिया जाता है सुरक्षित। बात समझ में आया? ओके, तीसरी चीज क्या है कि अगर अगर कोई इंसान मार्च कर रहा है, यानी जैसे कोई रैली है, ठीक है, रैली है, रैली में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो झंडा लेकर के चल रहा है, तो उसे रैली में झंडा पकड़ने का एक नियम कानून है कि झंडे का जो हैंडल होता है, हैंडल मतलब वो अभी दिखाता हूँ, ये इसको, ये एक ये वाला पिक्चर, और
एक ये वाला पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर, और समझना है इसको ध्यान से, ठीक है। जब कभी भी, इसको मैं पहले यहाँ बड़े पर समझा देता हूँ, तब वहाँ दिखा दूंगा कि क्या है। यहाँ देख, जैसे इसमें है, जब कभी भी झंडे को लेकर के कोई मार्च करेगा तो उसका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ हमेशा ऊपर रहेगा और बायां हाथ हमेशा नीचे रहेगा। बात समझ में आई? दाहिना हाथ हमेशा ऊपर रहेगा और बायां हाथ हमेशा नीचे रहेगा, और इस तरीके से झंडे को लेकर के आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। अगर कहीं मार्च हो रहा है तब, लेकिन अगर कोई रैली वगैरह निकला है तो रैली में भी सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन रैली में अब जो नॉर्मल पब्लिक रहती है वो बहुत दूर तक इस पोजीशन में जा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। इस पोजीशन में रैली में बहुत दूर तक जा नहीं सकते, तो उसमें एक रियायत दी गई है कि रैली में आप झंडे को अपने दाहिने कंधे पर इस तरीके से रख करके ले जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास झंडा रहेगा वो रैली में सबसे आगे होना चाहिए। झंडा कभी भी पीछे के लोगों के नहीं होना चाहिए। बात समझ में? हाँ, तो जब कभी भी रैली रहती है तो रैली में अगर झंडा कोई लेकर के जा रहा है तो उस बंदे को हमेशा सबसे आगे होना चाहिए। रूल क्या कहता है कि उसे झंडे को इस तरीके से पकड़ करके चलना है, लेकिन रैली बहुत दूर तक होती है, लोग थक जाएंगे, इसके लिए क्या कहा जाता है कि आप झंडे को अपने दाहिने कंधे पर इस तरीके से रख करके लेकर जा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो यानी मैं यहाँ लिख दूँ कि जो पोजीशन होगा झंडे का वो किस तरीके से होगा, राइट हैंड ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड नीचे। पोजीशन क्या रहेगा मार्च के टाइम, ड्यूरिंग मार्च, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड डाउन। इतना समझ में आया? हाँ, ऐसे इसकी तरह, ठीक है। हाँ, और अगर रैली हो रही है तो रैली में किस तरीके से लेकर जा सकते हैं, दाएं कंधे पर रख करके ले जा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देख, कभी कभी क्या होता है कि एक रैली कोई निकल रहती होती है रैली, और उस रैली में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप के लोग हो जाते हैं, कुछ भारत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रिलीजियस लोग आ जाते हैं तो अपने रिलीजन का झंडा लेकर आते हैं। जैसे कि 26 जनवरी को जब दिल्ली पर किसान आंदोलन के विरोध में, मतलब किसान आंदोलन जो कर रहे थे उनमें से कुछ लोग वहाँ पर आए थे, तो लोग वो खालसा झंडा लेकर के आए थे, ब्लू वाला। हाँ, तो उसमें क्या दिखाया जा रहा था कि जो अपना तिरंगा है उसे निकाल के फेंक दिया गया, नीचे कर दिया गया, और खालसा झंडा को ऊपर कर दिया गया है, ऐसा दिखाया जा रहा था ना। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। भारत में अगर तुम्हें बहुत सारे झंडे हैं, उस झंडे के साथ अगर तुम्हें किसका रखना है, भारत का झंडा रखना है, तो भारत का झंडा हमेशा सबसे, झंडे का पोजीशन सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि नेशनल फ्लैग, झंडे का अपना नेशनल फ्लैग should be above, should be above than any other flag। वो अदर फ्लैग क्या हो सकती है, रिलीजियस। इन इंडिया। ना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, जैसे हमारी एम्बेसी होती है और हमारे एम्बेसी दूसरे देशों में है, वैसे दूसरे देश की एम्बेसी भी भारत में है। तो जब भारत में दूसरे देश के लोग आएंगे तो उनका भी झंडा लगा रहेगा और हमारा भी झंडा लगा रहेगा।
तो ऐसी सिचुएशन में जब दूसरे देश का झंडा भी हो और भारत का भी झंडा हो तो भारत के झंडे को हमेशा राइट साइड में रखा जाएगा। ठीक है, अपने देश में, हाँ ठीक है। वैसे ही अगर यूएसए में जाएगी तो यूएसए का अलग कोड होगा अपना कि उनका झंडा कहाँ रखना है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई दूसरे देश का झंडा है और उस झंडे के साथ अपने झंडे को रखना है तो हमारा झंडा कहाँ होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। ठीक है, जैसे ये समझ, ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देशों का झंडा है। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। ठीक है, तो हमारा झंडा कहाँ रहेगा, सबसे राइट में। बात समझ में आई? ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है नेशनल फ्लैग should be at right in right side। at रहेगा कि in रहेगा, should be at right पोजीशन है, at right side of other countries flag। इतना क्लियर हुआ? ओके, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए दूसरे देश के फ्लैग के। ठीक है, ओके। अब देख, जब कभी भी देश में ना संकट आता है, यानी कोई फ्लड हो गया, फ्लड से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, साइक्लोन वगैरह आने की वजह से, या कहीं बहुत भयानक अर्थक्वेक आ गया हो, जैसे भुज में आया था 2000 में। ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही आया था, बहुत सारे लोग सोए थे, सोए ही रह गए, पूरा ज़मीन में धंस गए थे। तो ऐसी सिचुएशन के टाइम में, हर जगह हमारा जो झंडा होता है वो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है या हाफ पोजीशन पे लाके फहरा दिया जाता है। ठीक है, देख, टिल्ट वाला तो मिला नहीं, हाफ वाला है तो दिखा देता हूँ। हाफ, हाफ, हाफ आ गया, हाफ, हाफ, ये हाफ पोजीशन। ठीक है, यहाँ झंडा वो पूरा अपना ऊपर ना होकर के हाफ उस पर फहराया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे क्या, इसका मतलब है कि देश में कोई बड़ा संकट आया है। ठीक है, देश में बड़ा संकट है, लेकिन जब देश में कोई गंभीर संकट आ जाता हो, जैसे हमारा ये कोई चाइना के साथ युद्ध हो जाए, ठीक है, और उस युद्ध में जब हमारे देश के बहुत सैनिक शहीद हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे झंडे को उल्टा कर दिया जाता है। मतलब कि जो केसरिया वाला पोर्शन है वो नीचे हो जाता है और हरा वाला ऊपर हो जाता है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है, बहुत क्षति हुआ है, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। बात समझ में आई? तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो दूसरे देश वाले मतलब बिना कहे हो वो समझ जाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसे जब गलवान इंसिडेंट हुआ था तो गलवान इंसिडेंट में झंडा आधे पर फहराया गया था, मतलब हाफ करके। बात समझ में? तो छठवां चीज़ क्या याद रखना है कि जब कोई दुख की घड़ी हो, ड्यूरिंग सॉरो, ड्यूरिंग सॉरो, फ्लैग को टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा, फ्लैग को स्लैंट या टिल्ट कर दिया जाता है या हाफ पर फहराया जाता है। स्लैंट और हाफ। बात समझ में आया? ओके,
लेकिन जब गंभीर समस्या आ जाए, लाइक वॉर की सिचुएशन हो जाए, उसमें हम हार जाएं, ड्यूरिंग ग्रेव मीनांस, गंभीर समस्या लाइक बैटल्स, और उसमें हम अगर हार जाते हैं, लूज, तो ऐसी सिचुएशन में झंडे को क्या कर दिया जाता है, उल्टा, फ्लैग को इन्वर्टेड होस्ट किया जाता है, इन्वर्टेड होस्ट किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब क्या कि ग्रीन ऊपर और सैफ्रॉन नीचे हो जाता है। ठीक है, ओके। सो मैं ये बताना मुझे, ये क्या कहता है, ये कब होना चाहिए, ये क्या कहता है, ओके। और अगर मार्च में चल रहे हैं तो मार्च में चल रहे हैं तो राइट करने पर होना चाहिए, मतलब रख सकते हैं राइट करने पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा झंडा, प्यारा झंडा उल्टा कब कर दिया जाता है, ये सिचुएशन कब होती है, हाँ, जब युद्ध की स्थिति हो जाए, बहुत गंभीर समस्या हो जाए। ठीक है, तब ये ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर जो है, अगर हम फ्लैग होस्टिंग की बात करें तो फ्लैग होस्टिंग कब किया जा सकता है, सुबह होने के बाद, और रात होने के बाद क्या होता है, इसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर हम कहें ये वाला सिचुएशन, ग्रेव मिनांस वाला सिचुएशन तो समझ में आ गया, ये हाफ वाला सिचुएशन कब होता है, ठीक है, दुख की घड़ी में ये सिचुएशन किया जाता है। इतना समझ में आया, ओके। अब देख, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग 26 जैन एंड 15 अगस्त, इस दिन झंडे को सल्यूट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है। सल्यूट, राइट टू सल्यूट, किसे, झंडे को, फ्लैग को, किसके पास होता है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को होता है। बता, क्या पीएम कर सकते हैं, बता, नहीं कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। या कोई अगर गेस्ट आया हो, जैसे बराक ओबामा आ गए हों, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडे को सल्यूट करने का अधिकार रहता है, वो किसे रहता है, प्रेसिडेंट को रहता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो फ्लैग का मतलब कि रूल और रेगुलेशन था, वो ख़त्म होता है।